हेलो स्टूडेंट्स, होप आई एम ऑडिबल। हाँ जी, तो आज जो स्टेट्स की क्लास है उसमें पहले हम सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या स्कोप है, और फिर हम देखेंगे कि जो पीसीएस, जो पंजाब पीसीएस है उसमें सेम पोर्शन है स्टेट्स का, क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या स्कोप है उसके। देखो, हरियाणा पहले 100 नंबर का जीएस होता था, तो उसमें उसमें स्कोप नहीं होता था, फ्रीडम नहीं होती थी एग्जामिनर के पास कि वो क्वेश्चन अच्छे डाल पाए। 7 नंबर का क्वेश्चन आता था और ज्यादातर वो क्वेश्चन एक टाइप का रहा, लेकिन इस बार 20 to 25 मार्क्स का स्टेट्स आ सकता है। तो देखिए सिलेबस में देखो मेंशन क्या हुआ सीधा सीधा कि इस पार्ट में ड्रॉ कॉमन सेंस कंक्लूजन्स, एबिलिटी टू ड्रॉ कॉमन सेंस कंक्लूजन, ये अभी तक यही क्वेश्चन आए हैं ज्यादातर। ठीक है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन स्टैटिस्टिकल, ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल फॉर्म। अब इशू क्या है कि देखो ग्राफिकल गिवन है ना, ये ग्राफिकल में आपका बार चार्ट्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, आपका पाई चार्ट, और आपका अगर मैं बात करूं हिस्टोग्राम, वो आ सकते हैं भाई, पीसीएस में पूछे हुए हैं, मैं क्वेश्चंस में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, स्टैटिस्टिक के टूल्स में आपका मीन, मोड, मीडियन, ये सारे पूछे हुए हैं भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां तक कि कुछ जो जिन एग्जाम्स में स्टैट्स आता है आपका जो है कोरिलेशन और रिग्रेशन भी पूछा हुआ है। तो हम कवर सारा करेंगे, ये 7th क्लास, 8th क्लास, सॉरी वैसे तो 8 से स्टार्ट हो जाता है, 9th, 10th, 11th का मैथ्स के स्टैट्स वाले चैप्टर, और इकोनॉमिक्स की जो स्टैट्स की बुक आती है 11th क्लास की, उसमें से हम करेंगे कोरिलेशन रिग्रेशन थोड़ा सा। फॉर्मूला शीट में आपको दूंगा, ठीक है, आपको पूरा डिटेल्ड, आज का जो लेक्चर है वो पूरा डिटेल्ड आपका, स्पेशली आपका बार, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाना है। और देखिए बेसिक है ये, लेकिन ये बेसिक से ही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मोड, मीडियन तभी होगा जब ये बेसिक आता होगा। आपको समझ रहे हो मेरी बात? जब ये बेसिक आता होगा तभी ये होगा। ठीक है, तो इसके बाद सीधा मैं आता हूं, पहले आपको पीसीएस के पेपर दिखाता हूं, उसे एनालाइज करते हैं पीसीएस के पेपर को, और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या हमें करना है। फाइन, चलिए, विजिबल है ये क्वेश्चन, देखिए, द फॉलोइंग डेटा गिव्स 2007 जीडीपी इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ ऑल 50 स्टेट्स। 50 स्टेट्स की बिलियंस ऑफ डॉलर में आपकी क्या गिवन है, जीडीपी है, यूएसए की 50 स्टेट्स की। ठीक है, ये पीसीएस का 2018 वाले पेपर का क्वेश्चन है, 2018 वाले पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, द डाटा आर एंटर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, जो भी स्टेट्स हैं। अब क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मीन, मीडियन फॉर दिस डाटा एंड मोड, तीनों चीज, मीन, मीडियन, मोड पूछे हैं। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हरियाणा में अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो वो लगभग इसके मार्क्स रखेगा, लगभग 7 से 8 या 10 तक इसके मार्क्स रखेगा। समझ लो क्या निकालना है इसमें, मीन, मोड, मीडियन, तीनों चीजें निकालनी है। ये आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी में है। कल मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम मीन, मोड, मीडियन, हाँ जी, फाइन। अच्छा, फिर देखिए ये है ग्राफ, ये जैसा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होता है वैसा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ग्राफ दिया हुआ है, डाटा गिवन है, डाटा के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन द केस ऑफ विच कमोडिटी आर द रेशियोज ऑफ प्रोडक्शन टू द एक्सपोर्ट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। तो आपको देखना है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रेशियो हाईएस्ट और लोवेस्ट किस केस में है, शुगर के केस में है, जूट के केस में, किस केस में है। समझ लो, ये दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरा क्वेश्चन कैसा हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये लगभग 15 मार्क्स का, ये भी कितने का, 15 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन आपके मैं बताऊं 2 क्वेश्चन है जो आपके सिंपल, जैसे आपके एवरेज के क्वेश्चन होते हैं, या मैं बात करूं एलिगेशन का, 10 मार्क का क्वेश्चन वो आया हुआ है। द मीन मंथली सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज इज अराउंड 600, मीन मंथली सैलरी ऑफ मेल फीमेल 620 एंड 520। तो उनका एम्प्लॉइज का कितने
परसेंटेज मेल है, कितने परसेंटेज फीमेल है। तो सिंपल आपका, हाँ जी, थोड़ा बड़ा कर देता हूं और भी, हाँ जी, अब विजिबल है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपका किसका है, एलिगेशन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हरियाणा 2012 में पूछे हैं उन्होंने, एवरेज और परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के पूछे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और ये देखिए, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन भी है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये भी हम बात करेंगे, इन क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे डिटेल में, समझ लो। तो अब दूसरा पेपर दिखाता हूं आपको। ये तो था 2018 का, 2015 का देख लो, 2015 का, हाँ जी। अब ये सबसे डिफिकल्ट पेपर था अगर मैं स्टैट्स के हिसाब से बात करूं। तो ये देखिए, इस पेपर में विजिबिलिटी थोड़ी कम होगी, मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी इस क्वेश्चन की, मतलब मैं बात करूं इस पेपर की। इसमें ना क्या क्या पूछा हुआ है, इसमें अगर मैं बात करूं, आप लोगों को साफ नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें बात करूं तो इसमें आपके कोरिलेशन और रिग्रेशन के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और सिंपली आप 2 घंटे में, जितना क्वेश्चन का लेवल है, आप सिर्फ 2 घंटे में वो चीज सीख सकते हो। एक चीज है कि आप उसे अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि हरियाणा पूछे ना पूछे पता नहीं है, अवॉइड कर सकते हो कि रिग्रेशन कोरिलेशन हम पढ़े या ना पढ़े, आप छोड़ सकते हो। दूसरी चीज क्या कर सकते हो आप, कि आप 2-3 घंटे लगाइए और इस टाइप के क्वेश्चन करिए। दूसरा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, दूसरा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। फिर आपका अगर मैं बात करूं, हाँ जी, ये आपका कोरिलेशन और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और हिस्टोग्राम बनाने वाला क्वेश्चन है। हिस्टोग्राम मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम समझ लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूं 2013 पंजाब पीसीएस की, ये देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है आपका, हाँ जी, पाई चार्ट बनाना। क्या पूछा है, पाई चार्ट बनाना। फिर उस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पाई चार्ट बनाना, रिलीजन गिवन है, आपको पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। अब देखो, हरियाणा का पहले जो पेपर था, देखो सौरभ, हरियाणा का जो पहले पेपर था वो सिर्फ 100 नंबर का था। तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टैट का बनता था 7 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर के क्वेश्चन आते थे। तो वो उसके साथ खेल नहीं सकते थे कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन का दे दे या मीन मोड मीडियन का दे दे। उन्होंने क्या किया, तीनों साल एक जैसा कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। लेकिन इस साल चेंजेस होने के चांस है और वो देखेंगे कि ऐसा, देखो बिहार में स्टैटिस्टिक्स है, आपका पंजाब में स्टैटिस्टिक्स है। 2012 से पहले ध्यान देना, 2012 के मेंस में भी मैंने खुद लिखा था यूपीएससी का 2012 का मेंस, तब भी स्टैट्स जीएस के पेपर में होता था, समझ रहे हो। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको 20 से 25 नंबर के लिए करने चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं कर पाऊंगा। देखिए, पाई चार्ट भी पूछा है आपका, इसमें आपका कोरिलेशन का क्वेश्चन पूछा है। कोरिलेशन दिख रहा है आपको लिखा हुआ, कैलकुलेट द मीन मोड मीडियन दिख रहा है आपको, कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रहा है, रेंज दिख रही है, समझ लो। ये देखो, ये ग्राफ है, ग्राफ का डाटा इंटरप्रिटेशन जैसा क्वेश्चन। ध्यान रखना, चाहे वो आपका परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन हो, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन हो, एवरेज का क्वेश्चन हो, या कोई भी क्वेश्चन हो, उसको आपको जो आप सी सेट में करते हो वैसे नहीं करना। आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो सब्जेक्टिव के हिसाब से करने हैं। आपको आंसर्स ऐसे लिखने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये पूछा गया है, फिर पूरी डिटेल बताओगे कि डेटा में ये चीज गिवन है, ऐसे ऐसे हम ये एक्स माना, ये वाई माना, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करोगे। फिर देखो, ये पाई चार्ट बेस्ड, पाई चार्ट दिख रहा है आपको, पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन है, समझ लो। ये तीनों पेपर मैंने दिखाए पंजाब पीसीएस के, इसलिए दिखाए कि सेम सिलेबस पे कितना वो स्टैट्स के लिए खेल सकते हैं, कितना वो पूछ सकते हैं, सीधी सी बात है। इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। बताओ अब डाउट्स बताओ पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, हरियाणा वाले अब तक सिर्फ कंक्लूजन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक बार भी नहीं पूछी उन्होंने, ठीक है, ना पाई चार्ट पूछा, ना हिस्टोग्राम पूछा, कुछ नहीं पूछा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर वो 15 to 20 मार्क्स पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ अलग क्वेश्चन वो देंगे,
ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास डाटा है, उसका ग्राफ या स्टैटिस्टिक्स यूज करके आप अच्छे आंसर लिखते हो तो उसमें नंबर ज्यादा मिलेंगे। सिंपल। हाँ जी, बताइए मुझे, एनी इश्यूज अबाउट दिस? कोई इशू है इसके बारे में? बताइए। हाँ जी, देखो आप ये क्या क्या पूछ सकता है वो, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपसे डिस्कस की अब तक। ठीक है, अब मैं आता हूं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम बेसिक चीजें करने जा रहे हैं। स्पेशली बहुत से बच्चों को नहीं पता कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगी, अनग्रुप डाटा की कैसे बनेगी, ग्रुप डाटा की कैसे बनेगी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी पूछा हुआ है एक उसमें कि आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाइए। ठीक है, ये देखिए डायग्राम बनाना है, दो कॉलेजेस के बीच में कंपैरिजन का, बार ग्राफ बनेगा, सीधी सी बात है। बार ग्राफ्स बनेंगे, डबल बार ग्राफ्स बनेंगे। तो ये चीज आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो सारी चीजें आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। फाइन, कोई डाउट है पूछो, माइक ऑन कर सकते हो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो कुछ भी, लेकिन पहले बता के। हाँ जी, अब तक कोई इशू है किसी को? हाँ जी, फाइन। चलिए, अब मैं आता हूं। देखो, जो ये आपकी क्लासेस हैं, 9th क्लास की एनसीईआरटी, 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की स्टैट्स का चैप्टर है, 11th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की 3 चैप्टर तो वो, और 2 चैप्टर आपकी स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स वालों के लिए लगती है 11th क्लास की एनसीईआरटी। उसमें से कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कराऊंगा। वैसे वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्वेश्चन मैं दूंगा, शीट में दूंगा, आपको समझना है, बस छोटी छोटी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। 1 या 2 घंटे दे दो, जिस दिन क्लास होती है उसी दिन करके सो जाना, नेक्स्ट क्लास में फिर से 1-2 घंटे दे देना, ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करवाऊंगा आपका। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, अगर मैं बात करूं, तो आज का जो लेक्चर है वो सिंपली हम बात करते हैं कि आपका किस बेसिस पे है। आज का हमारा लेक्चर है बेसिक चीज पे, डाटा कलेक्शन क्या चीज होती है। डाटा सिंपल सी बात है, डाटा होता है आपका कि आप सिंपली कुछ भी नंबर कलेक्ट करते हो किसी चीज का। फॉर एग्जांपल, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हाइट कलेक्ट की, कितना वेट कलेक्ट किया, वो डाटा है, रो फॉर्म में डाटा है वो। मान लो 100 बंदों की क्लास थी, आपने डाटा कलेक्ट किया 100 बंदों की क्लास का, और आपने वो डाटा सारा का सारा एक शीट पे लिख लिया, वो डाटा है। लेकिन अभी तक वो डाटा है। स्टैटिस्टिक्स का क्या काम है और क्यों हम पढ़ रहे हैं? और एक सही बात बताऊं, जो रो डाटा है उससे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक हम स्टैटिस्टिक्स के टूल्स नहीं लगाते। स्टैटिस्टिक्स होता है, सिंपल सी बात है, आपके रो डाटा से इंफॉर्मेशन निकालना, यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, वो स्टैटिस्टिक्स का काम है, सीधी सी बात है। रो डाटा आपका प्राइमरी डाटा भी हो सकता है, सेकेंडरी डाटा भी हो सकता है। प्राइमरी डाटा होता है आपका, फॉर एग्जांपल, प्राइमरी डाटा होता है कि आप खुद कलेक्ट कर रहे हो। सेकेंडरी डाटा होता है आप पहले से इकोनॉमिक सर्वे में डाटा गिवन है उसको यूज कर रहे हो, वो सेकेंडरी डाटा होगा, आपका खुद की कलेक्शन नहीं है। वो डाटा की कलेक्शन वो खुद की नहीं है। तो अब स्टैट्स का मतलब हो गया कि आपको क्या करना है, वो डाटा आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है, सिंपल। अब क्या होता है कि आपको स्टैट्स में आपको कुछ वो गिवन है कि आपको कुछ, अगर मैं बात करूं, डाटा गिवन है, कुछ भी डाटा गिवन है, किसी भी डाटा की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी डाटा की हम बात कर लेते हैं, कोई भी XYZ डाटा ले लेते हैं, उससे स्टार्ट करके, और फिर हम बात करेंगे कि डाटा को आप स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हो, डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हो। हाँ जी, तो देखिए,
हाँ, जहां तक विजिबल हो मुझे बताना, मैं इसको बड़ा करता हूं। हाँ, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, ठीक है। आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आप डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हो। रो डेटा था वो आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 10 स्टूडेंट्स ने, ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं कितने, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ये रो डेटा है। इन 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 62। अब इस डाटा, इसको, ये आपके लिए रो डाटा है, इसमें से कोई इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, निकाल सकते हो, क्योंकि जो सैंपल साइज है वो छोटा है, सिर्फ 10 बच्चों का ही है ना, 10 बच्चों का ही है। आप इसको देख के क्या क्या बता सकते हो, देख के तो आप ये बता सकते हो कि हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं। इसमें देखिए हाईएस्ट, आप सबसे पहले इसको अरेंज कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हो, जैसे ये अरेंज किया हुआ है, 25 आपके लोवेस्ट है, 25 लोवेस्ट है और 95 हाईएस्ट है, 25 लोवेस्ट, 95 हाईएस्ट। अभी मैंने पीसीएस का क्वेश्चन पेपर दिखाया था, उसमें पूछा हुआ था रेंज ऑफ डाटा पूछी हुई थी। क्या पूछी हुई थी, रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा है आपकी, रेंज ऑफ डाटा है आपकी, मैं बात करूं हाईएस्ट जो मार्क्स होते हैं, हाईएस्ट जितना होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस लोवेस्ट। यहां लोवेस्ट कितनी थी, 25। रेंज ऑफ द डाटा क्या होती है, जो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू आपकी रेंज ऑफ डाटा कहलाती है। और ये 1 या 2 नंबर का सब्सिडियरी क्वेश्चन बन सकता है। आपका पूरा डाटा गिवन है, उसका मीन मोड मीडियन पूछा है, उसमें रेंज भी पूछ सकता है। तो वो रेंज क्या होगी आपका, जो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो कितनी हो जाएगी भाई, 95 माइनस 25 कितना हो गया, हाँ जी कितना हो गया, ये 70। डाटा में पता। अब दूसरा देखो, आपको 30 बच्चों का डाटा गिवन है, आपको 30 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है, 30 स्टूडेंट्स का, 1 2 10 का नहीं, 30 स्टूडेंट्स का। अब इस डाटा का आप क्या कर सकते हो, इस डाटा को भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। विजिबिलिटी आई थिंक ठीक है, कोई ज्यादा इशू नहीं है, ठीक है। ज्यादा इशू हो तब बोलना, आई थिंक विजिबिलिटी ठीक है यहां, ठीक है। अब देखो इस डाटा को कंसीडर करो बच्चे, 10, 20, 36, 90, 30 स्टूडेंट्स का डाटा है। अगर आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हो, ठीक है, आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट पता लग जाएगा, लेकिन इस डाटा का यूज करके आप कुछ निकाल सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग होगा कुछ भी निकालोगे तो, सीधी सी बात है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, होगा कि नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप इस डाटा के साथ क्या कर सकते हो, जैसे याद करो उसमें यूएसए वाला क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें मीन मोड मीडियन, और आपके पास जो डाटा था, ध्यान देना मैं जो बता रहा हूं, यूएसए वाला क्वेश्चन पीसीएस में जो डाटा था वो कैसा डाटा गिवन था, रो डाटा गिवन था, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था वो, और उससे मीन मोड मीडियन, या अगर मैं बात करूं तो डाटा को फ्रीक्वेंसी टेबल्स में अरेंज करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का भी क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में, उसके लिए भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। मीन मोड मीडियन ग्रुप डाटा का बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना आना चाहिए आपको। अब वो कैसे बनाओगे आप, देखो इसमें 2 तरीके से बन सकता है। पहली चीज, इसमें देखो जैसे 70 है, 70 4 बच्चों का आया हुआ है, 70 कितने बच्चों का आया हुआ है, 1, हाँ जी 2, ठीक है 2 और 2 3 4, 4 बच्चों के 70 मार्क्स आए हुए हैं, है ना, 4 बच्चों के हमारे 70 मार्क्स हैं, दिख रहा है, हाँ जी
70 मार्क्स कितने बच्चों के? 4 बच्चों के। तो आप क्या कर सकते हो, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हो। अनग्रुप्ड का मतलब क्या है कि आपका फिगर्स ले ली, 10 ले लिया, 20 ले लिया, 36 ले लिया, 92 ले लिया, 95 ले लिया, ऐसे फिगर ले ली, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ली। ये देखो, ये 10, 20, 36, 40, 50, 56। अब ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, लेकिन ये अनग्रुप डाटा की है। अनग्रुप डाटा की मतलब आपके पास डाटा छोटा था, तो उसमें से इजीली आपने क्या किया, उसमें से इजीली आपने कुछ एक जो मार्क्स थे वो देखे, और उसके सामने फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, कि वो डाटा कितनी बार रिपीट हुआ है, वो डाटा कितनी बार रिपीट हुआ है। 20 है, एक बच्चे का आए, 36 3 बच्चों के आए, 40 4 बच्चों के आए, 50 3 बच्चों के आए, 56 2 बच्चों के। तो ये फ्रीक्वेंसी है उस डाटा की कि भाई 56 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 36 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 80 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 92 नंबर कितने बच्चों के आए हैं। समझ लो, ये है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा की है। छोटा अगर आपका है तो अनग्रुप डाटा चल जाता है, 20 30 तक अनग्रुप डाटा चल जाता है, लेकिन अगर उससे ऊपर हो तो आपको दिक्कत होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए। उसके लिए आपको बनाना पड़ता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ ग्रुप्ड डाटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ ग्रुप डाटा वो कैसे बनाओगे, ध्यान देना बच्चों। ये क्या हो गया आपका अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या है? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 100 प्लांट्स का डाटा है। कितने? 100 प्लांट्स का डाटा है, और एक मंथ के बाद, हाँ जी, 100 स्कूल्स का डाटा है, हर स्कूल में 100 प्लांट लगाए गए थे, मतलब 100 पौधे लगाए गए थे, वृक्षारोपण किया गया था, 100 लगाए। ठीक है, उसमें से एक महीने बाद कितने सर्वाइव किए उसका डाटा है। अब 100 का डाटा है तो वो तो दिक्कत करेगा। जैसे यूएसए वाले क्वेश्चन में यूएसए के स्टेट्स की जीडीपी गिवन थी, तो उसका मीन मोड मीडियन या कुछ भी निकालना था, तो 50 का तो डाटा बहुत बड़ा हो जाता है एनालाइज करने के लिए। उसके लिए आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी आनी चाहिए। ठीक है, वो कैसे बनाओगे? वेट ए मिनट, हाँ चलिए, वो कैसे बनाओगे? हाँ जी, ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए सभी। अब 100 स्कूल्स का डाटा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं क्लास इंटरवल्स की बात करते हैं। हम किसकी बात करेंगे? क्लास इंटरवल्स की बात करेंगे। आपका क्लास इंटरवल्स क्या हो सकते हैं? अब आपके 100 प्लांट्स थे, तो जो सर्वाइवल का डाटा होगा वो 1 से 100 के बीच में होगा, या आप कह लो 0 से 1 भी सर्वाइव नहीं किया, किसी स्कूल में 100 के 100 सर्वाइव करेंगे, यही होगा डाटा। ठीक है, यही डाटा होगा। ठीक है, यही डाटा होगा, इसमें कोई इश्यू है किसी को? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आप क्या करते हो, ग्रुप डाटा की आप क्लास इंटरवल्स बनाते हो। आप क्या करते हो? क्लास इंटरवल्स बनाते हो। ठीक है, वो क्लास इंटरवल्स कैसे बनेंगे? हाँ जी, यूजुअली 0 से हम स्टार्ट नहीं करते, 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस डाटा में जैसे बुक में 1 से ही स्टार्ट किया हुआ है, तो यूजुअली हम जो टेबल बनाते हैं वो शुरुआत में तो ज्यादातर लोग कैसे बनाते थे, 0 to 9। ठीक है, 9 to, ध्यान से सुनना, 10 to 19। ठीक है, 10 to 19। ठीक है, 10 to 19, 22, हाँ जी, 22 29। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं, या फिर आप क्या ले सकते हो, 1 to 10। ठीक है, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। ऐसे आप क्या बना सकते हो, क्लास इंटरवल्स। क्या बना सकते हो, इनको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स। और क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज होता है कि कितना इसका साइज है, क्लास विड्थ भी बोलते हैं। यहां क्लास विड्थ है आपकी 10 की, क्लास विड्थ कितने की है, 10 की। क्लास विड्थ आपकी कितने की है, 10 की। क्लास विड्थ क्या है, 10 की क्लास विड्थ है, 10 10 की आपने क्लास विड्थ ली।
ये आपकी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ये चीजें ध्यान रखनी है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब इशू ये है कि पौधे तो आपके नंबर में परफेक्ट नंबर में होंगे, आपका नेचुरल नंबर्स में होंगे, सीधी सी बात है। एक पौधा होगा, दो होगा, तीन होगा, डेसिमल्स में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इस डाटा में हमें कोई इश्यू नहीं आएगा। तो हम सिंपली आपकी क्या टेबल बना सकते हैं, सिंपली टेबल बना सकते हैं। जैसे यहां जो है मिनिमम, वैसे यहां देखो, यहां जो मिनिमम नंबर था वो 20 से था, तो इन्होंने 20 से ही स्टार्ट कर लिया। 22, ध्यान दीजिए, विजिबिलिटी बताइए मुझे। देखिए 20 to 29 क्लास इंटरवल लिया, 30 to 39, 40 to 49, और ये फ्रीक्वेंसी आई। मतलब 20 से 29 के बीच में कितने पौधों ने सरवाइव किया है? तीन स्कूल है जिनमें 20 से 29 तक आपके पौधे सरवाइव किए हैं। 30 to 39 पौधे कितने स्कूल्स में सरवाइव हुए हैं? 14। 40 to 49 कितने स्कूल्स में सरवाइव हुए हैं? 12। 50 to 59 कितने स्कूल्स में सरवाइव हुए हैं? 8 स्कूल्स। जो स्कूल हैं 8 स्कूलों में ये सरवाइव किए। ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रुप डेटा का। ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रुप डेटा का। अगर आपसे कोई पूछे कि 70 से ऊपर कितने स्कूलों में सरवाइव किया, ऑब्वियसली 10 + 23 + 12 कर दो, लगभग 45 स्कूलों में ऐसा हुआ है। तो इससे आप ज्यादा इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, समझ लो। अब इशू क्या है? ये तो था जब आपका डेटा डिस्क्रीट है, मतलब 2 पौधे 4 पौधे ऐसे हैं। मान लो हाइट होती, इसकी बजाय पौधे की हाइट, या आपकी क्लास में ये डेटा आपके बच्चों की हाइट के ऊपर होता, तो हाइट तो आपकी डेसिमल में भी हो सकती है, हाइट तो डेसिमल में भी हो सकती है ना, हाइट तो डेसिमल में भी हो सकती है, ठीक है। वेट भी डेसिमल में हो सकता है। तो उस केस में क्या है, जो ये गैप पड़ रहा है ना, गैप किस चीज का पड़ रहा है? 69 और 70 के बीच में। ध्यान दीजिए, 69 और 70 के बीच में भी तो हो सकता है। किसी बच्चे का वेट 69.5 भी हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे बताओ। किसी बच्चे का वेट यहां 89.5 होता, हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे बताओ। हो सकता है ना? हाँ जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब इस चीज के लिए आपको क्या करना है? यूजुअली हम क्या करते हैं, जितना ये गैप है ना, जैसे 70 - 69 है, एक का गैप है, तो एक को 2 से डिवाइड कर दूं, एक को 2 से डिवाइड किया 0.5, तो आप क्या करोगे? लोअर लिमिट में 0.5 घटाओगे और अपर लिमिट में आप 0.5 ऐड करोगे। ध्यान देना, मैंने क्या बोला? लोअर लिमिट में 0.5 घटाओगे और अपर लिमिट में क्या करोगे? 0.5 ऐड करोगे। समझो कि नहीं समझो? लोअर लिमिट में क्या करोगे? 0.5 घटाओगे, अपर लिमिट में क्या करोगे? ऐड करोगे। मतलब अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो डेटा क्या हो जाएगा? 19.5 एंड 29.5। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये चीज करनी जरूरी है अगर आपके डेटा में गैप है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 29.5 एंड ये क्या हो जाएगा? 39.5। बताओ भाई, कोई इशू है कि आपको कंटिन्यूअस आपको क्या है? क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, ना कि डिस्क्रिप्ट। हिमांशी, आई थिंक अभी तो विजिबल है। मोर देन एनफ विजिबिलिटी होनी चाहिए अभी तो। हाँ जी, बताओ अब कि आपका क्या है कि डेटा 40 है, इसको क्या लिखोगे? 39.5 लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो जाएगी क्लास इंटरवल की? 49.5। लोअर लिमिट इसकी क्या होगी? 29.5, अपर लिमिट क्या होगी? 39.5। बताओ भाई, बताओ मुझे, कोई इशू है इसमें? है ना, सीधी सी बात है। अच्छा, एक और इशू आ जाता है, अगर आपका मान लो 29.5 गिवन है, तो कौन से डेटा में रखना है ये? इसकी फ्रीक्वेंसी कहां काउंट करोगे? इसकी फ्रीक्वेंसी कहां काउंट करोगे? हाँ जी, फ्रीक्वेंसी हमेशा लोअर लिमिट में काउंट करते हैं। मतलब अगर 29.5 है ना, वो इस डेटा में काउंट नहीं होगी, इसमें 19.5 काउंट करोगे। 29.5 कन्वेंशन के हिसाब से अपने हमें
सीधी सी बात है, अपने हिसाब से लिया है कि जो हमें सूट करता है, ठीक है। पहले वाली लोगे 29.5, अगर 39.5 है तो वो इस क्लास इंटरवल में नहीं काउंट करोगे, वो किस क्लास इंटरवल में काउंट करोगे, इस क्लास इंटरवल में काउंट करोगे। समझो कि नहीं समझो? जो लोअर लिमिट है, अगर मान लो ये इंटरवल क्या है 59.5 वाला इंटरवल है और इसकी अपर लिमिट 59.5 है, तो 59.5 लोअर लिमिट वाले में कैलकुलेट करोगे फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट वाले में वो फ्रीक्वेंसी रखोगे। गॉट इट और नॉट? हाँ जी, एनी इश्यू विद दिस? ठीक है। देखो कई बच्चे कहेंगे सर ये बेसिक क्यों करा रहे हो, इन बेसिक के बिना ना आप चार्ट बना पाओगे, ना आप ग्राफ बना पाओगे, कुछ नहीं बना पाओगे। फाइन, चलिए हाँ, अब देखो ये वेट का डेटा था, इसमें हमने यही चीज की, हमने क्या क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूअस बनाया। अब देखो मैं इस दिखाता हूं, वेट तो आपका क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है ना, 49.6 भी हो सकता है किसी का 36.5 भी हो सकता है ना, हो सकता है। तो आपको क्लास इंटरवल्स को क्या बनाना है, कंटिन्यूअस बनाना है। आपको क्या बनाना है, क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूअस बनाना है। इतना समझ आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। अभी तक किसी को कोई इश्यू है तो बताओ मुझे। हाँ जी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना आना चाहिए। ना हिस्टोग्राम बना पाओगे, ना बार ग्राफ बना पाओगे, कुछ नहीं बना पाओगे अगर आपको वो नहीं आता। ठीक है। क्लास मार्क क्या होता है ये ध्यान दो, क्लास मार्क भी बता देता हूं। क्लास मार्क लेते हैं हम, जो इनका गैप होता है ना, जैसे 65.5 देना। क्लास मार्क क्या होता है, किसी भी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट क्लास मार्क होता है। किसी भी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट आपका क्या होता है, क्या होता है, क्लास मार्क। ठीक है। अतुल, हाँ मैं एडवाइज करूंगा, अगर ऐसा डाटा है जिसमें आपको दिख रहा है कि डेसिमल नहीं है तो उसको बना सकते हो, बट ज्यादातर केसेस में एग्जामिनर देखता है कि कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है कि नहीं, देखता है एग्जामिनर। ठीक है, तो कंटिन्यूअस ही बनाओ अपने डाटा, जो भी है आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा बनाओ और कंटिन्यूअस बनाओ। ठीक है। हाँ जी, तो देखो क्लास मार्क क्या होता है, 65.5 माइनस 60.5 करोगे तो आपका कितना आया, ये आ गया आपका 5 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गया 2.5, है ना। ठीक हूं मैं, तो इसमें 2.5 कर दो, इसका क्लास मार्क क्या होगा 63। ये भी ध्यान रखना, क्लास मार्क आपका मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का। क्लास मार्क क्या होता है आपका, मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का। यहां तक किसी को इश्यू है बताओ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन ना शीट नंबर 1 में गिवन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको जो पहली शीट दूंगा लेक्चर 1 की उसमें गिवन है, आपको वो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आपको वो क्वेश्चन करने हैं और उस बेसिस पे आंसर भी करने हैं। हाँ काइंड ऑफ कह सकते हो, उसकी एवरेज आपकी दोनों की एवरेज जो है, अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वो आपका क्लास मार्क हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, क्लास मार्क। फाइन, चले। अब इसमें देखो डाटा के ऊपर क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, वो आपका जैसे मैंने क्लास जो आपकी शीट है, क्लास शीट कहां गई, फर्स्ट क्लास की, उसमें ये क्वेश्चंस डाले हैं। देखो विजिबिलिटी बताना अब मुझे, जहां विजिबल हो जाए मुझे बता देना। ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। हाँ, ये डाटा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। ठीक है, इस बुक में से ही 9th क्लास की एनसीईआरटी में से ही है ये डाटा है। तो देखो इस डाटा के ऊपर क्वेश्चन क्या बन सकता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, बना दोगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दोगे। 84, 86, 86, 88 ये ऐसे आपको क्या लेने, क्लासेस लेने। बट सीधी सी बात है, पॉइंट्स में तो आपको ध्यान रखना 83.5 से स्टार्ट करना,
कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल लेने हैं, है ना, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल लेने हैं, पहली चीज। अब इस डाटा के बेसिस पे देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। अब ये ध्यान देना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है, रिलेटिव क्वेश्चन बन गया इसका, ये कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है। कौन से मंथ में हो सकती है इतनी हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बताओ मुझे। हाँ जी बताओ। मैं कहता हूं ये हरियाणा का रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वो है, हरियाणा रीजन के किसी मंथ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डाटा है, और लगभग सब में ही 100 के आसपास है। रेनी सीजन का ये तो सबको ही पता है, वो मंथ पूछ रहा है ना, तो मंथ में क्या बताओगे। हाँ जी, जुलाई और अगस्त दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं। हरियाणा में मैक्सिमम रेनफॉल होती है अगस्त में, हरियाणा में मैक्सिमम रेनफॉल किस में होती है, अगस्त में। आप जुलाई/अगस्त लिख दोगे, आपका आंसर ठीक हो जाएगा, नो इश्यूज। समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप तैयार रहो। फ्रीक्वेंसी टेबल बना दी, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, मिनिमम माइनस मैक्सिमम, कोई इशू आएगा। ये करने हैं आपको, घर जाके ये क्वेश्चंस करने हैं। फिर आप देखो, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट मेजर्ड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में हाइट नापी गई है बच्चों की, ठीक है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, बना लोगे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इशू आएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ ठीक है, 30 डेज का गिवन है, आप लिख सकते हो जुलाई अगस्त का, मैक्सिमम तो उसी में होगी। इंडिया में और कोई मंथ नहीं है जिसमें इतनी ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। हाँ जी, ये 50 स्टूडेंट का डाटा है। देखो इसमें पूछा है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल से। तो आप क्या कर सकते हो कि हाइट इतने और इतने के बीच में है, ठीक है, हाइट इतने और इतने के बीच में है। या आप बात कर सकते हो कि अगर मैं बात करूं, हाँ जी, गुड न्यूट्रिशन की बात कर सकते हो, ठीक है। एवरेज हाइट इंडिया की लगभग अगर मैं बात करूं 165 सेंटीमीटर के आसपास है। हाँ जी, आई नो जुलाई और अगस्त, आप इसको वही कह रहा हूं ना, रेनी सीजन का ये 30 डेज का मैंने ध्यान नहीं दिया। आप जून कर सकते हो या सितंबर कर सकते हो, लेकिन जून बेटर रहेगा फिर अगर। लेकिन हरियाणा का मैं एक एग्जांपल दे रहा था, ये कि ऐसा डाटा आएगा तो आपको क्या करना है, फाइन। अब ये देखो कंपनी, इसमें आपका दोनों चीज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपको उस डाटा से क्या इन्फ्रेंस निकालना है वो भी हो जाएंगे, ठीक है। एनी इश्यू विद दिस। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे, ग्राफ वाले पे आ जाते हैं अब हम, ठीक है। अब ग्राफ देखो, 3 टाइप के ग्राफ आप मेन करोगे और पाई चार्ट भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड नॉन यूनिफॉर्म विड्थ। हिस्टोग्राम में कई बार क्या होता है, जो आपके क्लास इंटरवल्स होते हैं ना, वो इक्वल नहीं होते, ऐसा हो सकता है, समझ लो। ये आपको करने हैं क्वेश्चन घर से, मैं दिखा रहा था कि ये शीट मिलेगी आपको और आपको घर से करने हैं, जो मैंने दिखाया वो शीट दूंगा मैं, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, साफ सिलेबस में दिया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, तो वो चार्ट क्यों नहीं पूछ सकता भाई, सीधी सी बात है। पाई चार्ट भी पूछ सकता है, बार ग्राफ भी पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी पूछा है वो पीसीएस ने, ठीक है, पूछ सकता है वो। तो आपको बनाने आने चाहिए, बनाते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है वो बात करता हूं और कैसे बनाने, ठीक है। पहले बार ग्राफ पे आ जाऊं। बार ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। कुछ ना बोला गया हो तो वर्टिकल बनाओगे, कुछ ना बोला गया हो वर्टिकल बनाओगे, फर्स्ट थिंग। और बार ग्राफ यूजुअली आप यूज करते हो जब आपका डिस्क्रीट डाटा है,
डिस्क्रीट डाटा का मतलब आपको जहां जो है, फॉर एग्जांपल आपको ये दिया गया है कि इस मंथ में कितने कितने स्टूडेंट्स के, मतलब अगर मैं बात करूं इस मंथ में कितनी कितनी रेनफॉल हुई है, या इस मंथ में आपका जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या दिया हुआ है, बर्थडे दिए हुए हैं, बर्थ किस किस मंथ में हुआ है। तो आपका ये कंटिन्यूअस डाटा नहीं है, कुछ का जनवरी में, कुछ का मार्च में, कुछ का अप्रैल में, सिंपल है। तो आप जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे क्या रखोगे, मंथ्स ऑफ बर्थ रखोगे, क्योंकि आपका क्या है कि ये डिस्क्रीट डाटा है भाई, 12 महीने आपने 12 महीने इसमें रख दिए। हमेशा क्या है ध्यान रखना, आपको क्या आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हो और क्या वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो आपको लिखना है। एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ ऑफ बर्थ, और वाई जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहां भी मेंशन करोगे, ठीक है, और यहां भी मेंशन करोगे, ठीक है। फिर आपका जो ग्राफ का चार्ट होता है उसमें जैसे 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 1 स्टूडेंट, 2 सेंटीमीटर, अगर 2 सेंटीमीटर अगर ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो आप उसमें मेंशन करोगे स्केल में 2 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग, सॉरी 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 2 स्टूडेंट, ये मेंशन करोगे अपने डाटा में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है अतुल, रिकॉर्ड हो रही है, मैं रिकॉर्डेड क्लास आपकी पोर्टल पे डालूंगा, ठीक है, फाइन। अगर ये 4 होता, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फिर ये होता तो आपका 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 2 स्टूडेंट्स को। वो स्केल भी मेंशन करना है, वो स्केल भी आपको मेंशन करना है। एनी इश्यू विद दिस? तो आपके ग्राफ प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाने हैं, आप जो शीट में ग्राफ दिए गए हैं वो बनाओगे, शीट में जो ग्राफ दिए हुए हैं बनाओगे, मैं भी दिखाऊंगा कुछ एक इसमें ग्राफ, ठीक है। जैसे इसमें है हेड्स दिए हुए हैं आपके ग्रोसरी और एक्सपेंडिचर, तो ये जो हेड्स है ना, ये जो डाटा है ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिप्रेजेंट करो, और जो थाउजेंड्स में रुपीस दिए गए हैं वो आप वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट करो और मेंशन करो उसको, ठीक है, उस पे मेंशन करो, फाइन। कोई इश्यू आएगा ऐसे ग्राफ बनाने में? नहीं आएगा ना, इसमें बार ग्राफ में ज्यादा इश्यू नहीं आता, इश्यू आता है आपका ग्रुप डाटा में। इश्यू किस में आता है? ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए आप हिस्टोग्राम बनाते हो। क्या बनाते हो ग्रुप डाटा के लिए? हिस्टोग्राम, ना कि आप बार ग्राफ। अगर ग्रुप डाटा के लिए बार ग्राफ बनाना है तो क्लास मार्क निकाल के तब बनाना। यूजुअली हम हिस्टोग्राम बनाते हैं ग्रुप डाटा के लिए। क्या बनाते हैं? रिकॉर्डेड क्लास पोर्टल पे जहां आप ये देख रहे हो, ये है आपका जूम, और जहां से आपको लिंक मिला था ना उसके नीचे ही मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल दूंगा आपकी, ठीक है, उसके नीचे ही रिकॉर्डेड क्लास डाल दूंगा मैं, ठीक है। अब हिस्टोग्राम आज ये पूरी ही करते हैं, मैंने सोचा था 1 घंटे की ही रखेंगे, बट बीच में आपका ये बंद हो गया था सीपीयू, तो हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम देखो, दिस इज द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक बार ग्राफ, लेकिन इसमें क्या है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होंगे। क्या होंगे? कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। ये देखिए ऐसे, ये आपको अब बनाने आते हैं। तो कोई डाटा है उसका अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होगा, ठीक है। पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, फिर ये करेंगे, ठीक है। ये बना लिया। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है? जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या गिवन है? वेट गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। तो जो क्लास इंटरवल्स हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखते हैं। क्लास इंटरवल्स हम किस पे रखेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस पे रखेंगे? हम वर्टिकल एक्सिस पे। किस पे रखेंगे? वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, रखा, ये बन गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, क्लास इंटरवल कहां से शुरू हो रहा है? 0 से हो रहा है शुरू? आपका नहीं हो रहा क्लास, ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें। क्लास इंटरवल 0 से शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा। आप तो क्लास इंटरवल 30.5 से शुरू कर रहे हो ना,
आप क्लास इंटरवल किससे शुरू कर रहे हो? 30.5 से शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो आप इतना ज्यादा ग्राफ को उधर तो लेके नहीं जा सकते कि आप पहले 0 to 5 या 0.5 to 5.5 ऐसे करके लाओ, नहीं ना, वो तो मुश्किल होगा। जब ऐसे आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो तो आपको निक देना होता है। निक समझ रहे हो? ये निक दी हुई है, ये निक कहलाता है। ऐसे करके सिंबल आपको अपनी लाइन के बीच में डालना पड़ेगा, ये होता है निक। दोनों पे, वर्टिकल एक्सिस पे दे सकते हो। मान लो ये डेटा आप 20 से शुरू करते, 20, 22, 24 ऐसे शुरू करते, तो यहां निक देते। कहां निक देते? वर्टिकल एक्सिस पे। निक होता है जब आप डेटा रिप्रेजेंट 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, सडन डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो और क्लास इंटरवल उसके बाद शुरू हो रहे हैं। गॉट इट और नॉट? हाँ जी, ये निक होगी पहला। अब दूसरा इशू क्या है, इस क्वेश्चन में तो, इस क्वेश्चन में आपके क्लास इंटरवल होमोजीनियस थे। होमोजीनियस का मतलब क्लास विड्थ सेम थी। इस क्वेश्चन में क्लास विड्थ सेम थी कि नहीं? इस क्वेश्चन में क्लास विड्थ थी सेम। फाइन, क्लास विड्थ क्या थी? बिल्कुल सेम थी, ठीक है, कोई इशू नहीं आया। आपने हिस्टोग्राम बनाया, बढ़िया हिस्टोग्राम बना, ये देखो सबकी विड्थ सेम है, सब कुछ सेम है। ऐसे में आपके यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम्स बनते हैं। लेकिन अगर आपका डेटा ऐसा हो, ये डेटा देखो, इसमें क्या गड़बड़ है? इस डेटा में देखो, बताओ मुझे इसमें क्या गड़बड़ दिख रही है आपको? इस डेटा में क्या गड़बड़ दिख रही है? हाँ जी बताओ मुझे, इस डेटा में क्या गड़बड़ दिख रही है? हाँ जी, कुछ पता लग रहा है? हाँ, जो क्लास विड्थ है ना, इसमें 20 है, इसमें 30 है, इसमें 30, सॉरी इसमें 10 है, 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 70 और अबव 100 तक आई है, तो इसकी 30 होगी। क्लास इंटरवल अलग अलग है कि नहीं? क्लास इंटरवल अलग अलग है। जब ऐसा डेटा आता है तो जो आपका जो है, ध्यान देना, तो जो आपकी जो वर्टिकल हाइट है वो चेंज हो जाएगी आपकी किसकी? हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम की वर्टिकल जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट चेंज हो जाएगी। कैसे होगी ये ध्यान देना, कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब ये फ्रीक्वेंसीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? फ्रीक्वेंसीज है। 90 आपका टोटल स्टूडेंट्स कितने? 90 स्टूडेंट्स के मार्क्स की फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। नॉर्मल बच्चा जिसने प्रैक्टिस नहीं की वो ये डायग्राम बना के आ जाएगा। उसने इंटरवल क्या लिया? 0 to 20 पहला ले लिया, ठीक है। दूसरा क्या लिया? 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 100। अब इसमें आपको अनप्रोपोर्शनल नहीं लग रहा? इसका एरिया देखिए और इसका एरिया देखिए, ये एरिया बहुत ज्यादा है। ये दर्शाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दिस। एक्चुअल में इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, एक्चुअल में इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो इस प्रॉब्लम को हमको कैसे ओवरकम करना है? इस प्रॉब्लम को आप कैसे ओवरकम करोगे? बताओ भाई मुझे, कैसे ओवरकम करोगे इसको? इसका सीधा सा तरीका है, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, उसमें एक और कॉलम ऐड करना है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल। हाइट ऑफ रेक्टेंगल, क्या कॉलम ऐड करना है? हाइट ऑफ रेक्टेंगल। अब वो बच्चे, इसने नंबर 100 में से बोले हैं तो 70 to 100 ही लोगे ना, 100 तक नंबर बोले हैं इसने, तो वो 70 to 100 लेते हैं, है ना। देखो 100 मार्क्स मैक्सिमम है, तो बच्चे के 70 to 100 के बीच में ही आएंगे ना, तो 100 तक लोगे वो। फाइन निशा, अब ये चीज देखो, हाँ जी, आपको रेक्टेंगल की हाइट का क्या है वो निकालना है। तो विड्थ तो इसमें 20 ही होगी, विड्थ उसमें 30 होगी, इसमें 10 होगी, हाइट चेंज हो जाएगी। हाइट कैसे चेंज हो जाएगी? उसके लिए आपको क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, ध्यान देना मैं जो लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास साइज गिवन है,
क्लास साइज जैसे इसका 20 है, इनटू जो मिनिमम क्लास साइज है, इनटू मिनिमम क्लास साइज, इनटू मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज वो करना है। तो यहां क्या हो जाएगा 70/20 इंटू 10, ये क्या होगा 3.5, मतलब 7 पे नहीं जाओगे, हाइट जो है रेक्टेंगल की वो 3.5 ही रहेगी। यहां 10 था तो 10/10 इंटू फ्रीक्वेंसी भी 10 है इसकी, 10/10 इंटू 10 सेम वही रहेगी। अब फ्रीक्वेंसी देखो 15 है, ये 10 है, फ्रीक्वेंसी 15 है, तो 15/10 इंटू 10, 15 तक आप उस रेक्टेंगल को बनाओगे, उसकी हाइट 15 बनाओगे। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 8, बट क्लास विड्थ अलग है, 30 है ना, क्लास विड्थ 30 है कि नहीं, तो इसमें देखो 8/30 इंटू जो मिनिमम आपकी क्लास विड्थ है 10, ये कितना होगा 2.66। आप इसकी हाइट 8 नहीं लोगे, इसकी हाइट कितनी लोगे रेक्टेंगल की 2.66 लोगे। ये चीज देखो, अब देखो, अब लगाना इक्वल सा, पहले कहां तक ले गया था वो, इसको 6 तक ले गया था, वो तो फ्रीक्वेंसी फिर प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा ना फिर वो तो। ये देखो पहले कितने तक था 8 तक था, तो ये तो बहुत गलत रिप्रेजेंटेशन हो रही थी। 70 to 100 के बीच में हाइट 2.66 रहेगी। समझो कि नहीं समझो बताओ मुझे अब, गॉट इट और नॉट? समझ गए ना हिस्टोग्राम में क्या गलती हो सकती है अगर क्लास इंटरवल अलग अलग है। और ये क्लास 9th का है, अगर आप ये बोलो कि सर ओवर द टॉप है, नहीं, फाइन। बताओ भाई किसी को कोई इश्यू है? ठीक है, अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। थर्ड आपका है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पाई चार्ट अभी नहीं करा रहा, पाई चार्ट नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास कब होगी उसके बाद, इसके बाद करूंगा मैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते वक्त दो तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हो, ध्यान देना। जो जो चीजें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने में आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान देने के लिए, एक तो क्या करना है, जो आपकी टेबल है ना उसमें से एक एक्स्ट्रा पहले और एक एक्स्ट्रा इंटरवल बाद में ऐड करना है। मतलब पहले जो फ्रीक्वेंसी आपने हिस्टोग्राम बनाया ना, टेबल आपकी 30.5 तक थी, आप कहां से स्टार्ट करोगे 25.5 तक से स्टार्ट करोगे। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, 25.5 से स्टार्ट करोगे और एंड आपका इस केस में 60.5 पे हो रहा था, यहां क्या करोगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो 65.5 पे करोगे। इसका डाटा नहीं है आपके पास, लेकिन ये जीरो में एंड करेगा, क्योंकि यहां जीरो था तो ये जीरो में एंड करेगा, ये भी जीरो में एंड करेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा का वेट या जो मार्क्स है वो इसके बीच में नहीं है। जो भी बात मार्क्स है या वेट है कुछ भी, वो इसके बीच में नहीं है, ये ध्यान रखना। जर्नल उसमें बार ग्राफ में सेम रहती है, विड्थ आपकी अलग अलग नहीं होगी। अतुल वो डिस्क्रीट जनवरी फरवरी में कैसे अलग अलग हो जाएगी बताओ मुझे, है ना, उसमें नहीं होगी, उसमें सेम रहेगी विड्थ, ठीक है। जहां क्लास विड्थ और ये आ जाते हैं ना, वहां हिस्टोग्राम बनाओगे आप, बार ग्राफ नहीं बनाओगे, समझो इस चीज को, ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए पहली चीज मैंने क्या बताई, ध्यान रखना कि पहला एक एक्स्ट्रा इंटरवल पीछे, एक एक्स्ट्रा इंटरवल आगे लगाना है, ठीक है। ग्राफ बनाते वक्त हिस्टोग्राम बना लेना है, हिस्टोग्राम बनाना सिखा दिया आपको, हिस्टोग्राम बना लोगे। फिर क्या करोगे, आप इनके क्लास मार्क निकालोगे। अब बताओ क्लास मार्क क्या बताया था मैंने, क्लास मार्क मैंने क्या बताया था, क्लास मार्क मैंने क्या बताया था, बीच वाला पॉइंट, क्लास इंटरवल के जो दो बीच का पॉइंट होता है वो क्लास मार्क है, ठीक है। आप क्या करोगे, उस क्लास मार्क को, जैसे 30.5 और इसके बीच का क्लास मार्क है ये, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ठीक है। हाँ ये देखिए थोड़ा सा और, ये देखिए 30-30.5 के बीच का क्लास मार्क्स
क्या होगा, इसके बीच का क्लास मार्क क्या होगा, ये होगा, ये कर दिया। इसके बीच का क्या होगा, बीच का पॉइंट ये लिख दिया, ठीक है। यहां 0 था तो ये कर दिया, इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया, और लाइन ज्वाइन कर दी, ये लाइन ज्वाइन कर दी। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा, ये आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। इसमें क्लास मार्क का यूज कर रहे हैं, बीच वाले पॉइंट का यूज कर रहे हैं, फाइन। एक तो ये तरीका है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने का। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने का एक खास बात क्या है, एरिया जो इन रेक्टेंगल्स का एरिया है और इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एरिया सेम रहेगा भाई, अलग नहीं होता, सेम होता है ये एरिया, ठीक है। ये एरिया बिल्कुल सेम होता है। अगर आप हिस्टोग्राम हटा दो ना, तो हिस्टोग्राम का जो एरिया है इन रेक्टेंगल्स के बीच का और जो ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ, पॉलीगन ग्राफ है, इसका सेम एरिया होता है, तभी तो वो रिप्रेजेंटेशन इक्वल सेम रहती है, चाहे आप फ्रीक्वेंसी उससे करो चाहे हिस्टोग्राम से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से करो चाहे हिस्टोग्राम से करो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपको हिस्टोग्राम नहीं बनाना, अगर क्वेश्चन में गिवन है हिस्टोग्राम बनाना है नहीं बनाना, वो गिवन नहीं है, आपके पास टाइम कम है, आपके पास टाइम कम है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये देखिए, उस केस में आप क्या कर दोगे, दिखाता हूं मैं, एक मिनट को एक टेबल दिखाता हूं। उस केस में आप क्लास मार्क निकाल लोगे। 140 और 150 के बीच में क्लास मार्क है 145, 150 160 के बीच में 155, 160 170 के बीच में 165, 170 180 के बीच में 175, क्लास मार्क निकाल लिया। ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो सीधा क्या करोगे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे क्लास मार्क्स को रिप्रेजेंट कर दोगे, उसको उसमें क्या करोगे, क्लास मार्क्स को रिप्रेजेंट कर दोगे, और सीधा 5 है तो सीधा देखो पॉलीगन कैसे बन जाएगा, सीधा देखो, नोटिस करो, सीधा 145 पे 5 है, ये देखो 5 यहां रिप्रेजेंट कर दिया, 155 पे 10 है, 10 रिप्रेजेंट कर दिया, 175 पे 8 है तो 8 रिप्रेजेंट कर दिया। इन जो पॉइंट्स है इन डॉट्स को ज्वाइन कर दिया, इन डॉट्स को ज्वाइन कर दिया, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बन गया। सीधा सीधा है, ये आपका क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया। हाँ जी बताओ मुझे, अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे ये चीज। ठीक है, शीट दूं तो कर लोगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और फर्क पड़ता है भाई, चीजों का मेहनत करने का फर्क पड़ता है। और किसी भी चीज को डेटा आ गया, अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके या आप अच्छे से बताते हो तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरा, कोशिश करो कि अगर आप चंडीगढ़ के आसपास हो तो ऑफलाइन टेस्ट जो है दे पाओ। ऑफलाइन टेस्ट का थोड़ा सा अपना रहता है कि लिख के एक क्लास में या लाइब्रेरी में बैठ के, जो इंस्टीट्यूट है वहां बैठ के दो आप, ठीक है। और आई थिंक अराउंड, मेरे अगर पोर्टल पे बात करूं 150 के आसपास स्टूडेंट हैं, लिख सिर्फ 50 रहे हैं, 1/3 स्टूडेंट लिख रहे हैं। इस बात का बहुत फर्क पड़ेगा आंसर राइटिंग का, जिनको रिव्यू मिल रहे हैं उन्हें पता है कि क्या डिफरेंस है आंसर राइटिंग में, समझ रहे हो, बहुत बहुत फर्क पड़ता है भाई छोटी छोटी चीज़ों का। और वो इम्प्रूवमेंट 10 नंबर की, 15 की, 20 की, वो बहुत मैटर करेगी। फाइन, चलिए ये तो होगी हमारी बेसिक बातें, ठीक है। फिर अब आ जाओ, एक चीज मैं अनाउंस करना चाहता हूं, क्लासेस कैसे चलेंगी आपकी। क्लासेस ऐसे चलेंगी, हिंदी की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको, और ट्रस्ट मी वन ऑफ द बेस्ट हिंदी की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। पहले मैम लेंगे क्लास, वो रिकॉर्डेड क्लास होंगी, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास होगी, ठीक है। पहले क्या क्या हुआ है, लास्ट 3 इयर्स के जो भी पेपर हैं, लास्ट 3 जो पेपर हैं पिछले 10 सालों के, उनको 6 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। मैंने उसको 6 कंपोनेंट में डिवाइड किया, मैम डिस्कस करेंगे। तो वो 6 कंपोनेंट्स आपके क्या हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका व्याकरण है एक कंपोनेंट, वो व्याकरण आपको बताएंगी कि ये क्वेश्चन व्याकरण से पूछे गए हैं, उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर आपका
जैसे ट्रांसलेशन है, पत्र लेखन है, ठीक है, आपका पद्यांश है, प्रोज एंड पोएट्री जो होती है, ठीक है, आपका एस्से है। 6 कंपोनेंट में डिवाइड करके पिछले तीनों पेपर डिस्कस होंगे, पहली बात। फिर उन्हीं 6 कंपोनेंट्स की क्लासेस होंगी प्रॉपर, आधे से पौने घंटे की क्लास होगी। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को आपको पोर्टल पे हिंदी की क्लास मिलेगी, ठीक। दूसरा, ट्यूसडे और थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे को आपको स्टैट्स की क्लास मिलेगी, वो लाइव होगी। स्टैट्स की क्लास क्या होंगी? लाइव होंगी। फाइन। एनी इशू, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? चलिए फिर करें खत्म आज का सेशन। हाँ जी, थैंक यू सो मच, आपका प्रीशियस टाइम है इस टाइम, ठीक है। मेहनत करो बस, और बाकी चीजें बाद में आती हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर आज का यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। देखो, पोर्टल पे मैं डालूंगा और जो बच्चे यूट्यूब पे भी डालूंगा, जो ग्रुप में अराउंड 150 स्टूडेंट्स ही हैं, तो जिनको अगर आप अपने दोस्तों से शेयर करना चाहते हो कर लो, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर मैं शीट आपसे शेयर करता हूं, ये ग्रुप में आप सोल्व करना हो। थैंक यू।